Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's weekly wrap up. इस हफ्ते के जो भी important current affairs articles थे, quickly से इसको हम रिवाइज करते हैं. So let's start with the first article. आज का जो पहला article है, it starts with the important days. इस हफ्ते के जो भी important days हैं, so we've got two important days to understand. First is 21st May. 21st May को मनाया जाता है as Anti-Terrorism Day. And why do we celebrate it as Anti-Terrorism Day in India? बिकॉज इस दिन 1991 में हमारे जो फॉर्मर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनको असैसिनेट किया गया था, ओके, बाय अ सुसाइड बॉम्बर, राइट. सो 1991 में हम ये देखते हैं इन तमिलनाडु. सो दिस टॉक्स अबाउट, इट हाईलाइट्स द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ टेररिज्म ऑन सोसाइटी, जिससे क्या क्या इसके इंपैक्ट होते हैं, एंड टू इंश्योर कि हम पीस, हार्मनी और यूनिटी प्रमोट करें. अगला जो दिन है जो हम याद रखते हैं इस 22 मई. तो ये दो दिन याद रखना. 22 मई को हम मनाते हैं एज बायोडाइवर्सिटी डे. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डे. और इस बार का जो थीम है, इट इज हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. व्हाई डू वी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी डे ऑन 22 मई अलोन? बिकॉज इस दिन को अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इंडिया एक पार्ट है. यहाँ पे इंडिया ने भी एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002. एंड बायोडाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है, जो टर्म है, ये किसने दिया है? वॉल्टर जी रोजेन ने 1985 में. सो वी सी दैट 2011 से 20 वी सेलिब्रेटेड यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी. लेट्स नाउ प्रोसीड टू इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. इस हफ्ते हमने देखा है कि मेजर माओइस्ट ऑपरेशन हुआ था, एंड यहाँ पे इनके जो चीफ है जिसका नाम है बसवराजू या नंबाला केशव राव, इनको मारा था. सो एनकाउंटर में इनको मारा है. एंड अभी तक 200 से टोल है. द टोटल नंबर ऑफ माओइस्ट दैट आर डेड इज 200. यहाँ पे याद रखना है, हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने टारगेट दिया है कि 2026 में हम एलिमिनेट करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम नक्सलिज्म भी कहते हैं. क्लियर? इसको नक्सलिज्म क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ओरिजिनेट हुआ है एक विलेज में जिसका नाम है नक्सलबारी. और नक्सलबारी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है. सो दिस वाज स्टार्टेड बाय अ पीजेंट, लाइक अ पीजेंट रिवोल्ट लेड बाय कम्युनिस्ट लीडर्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स. और ये रिवोल्ट ऐसे हुआ था बिकॉज दे वर फेसिंग ऑपरेशन, दे वर फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स चाहिए था उनको, इसीलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. एंड दैट मूवमेंट स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स. और यहाँ पे जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सीपीआई माओइस्ट, इनके लीडर्स को यहाँ पे, बिकॉज दे आर बेसिकली क्रिएटिंग आर्म्ड इंसर्जेंसी, आर्म्ड रेवोल्यूशंस क्रिएट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द ऑफिशियल्स. तो ये पूरा हमने देखा है और अभी 27 लोगों की हत्या हुई है. लेट्स सी द नेक्स्ट एस्पेक्ट. नेक्स्ट वाला जो है, हमने देखा था कि एक रॉकेट लॉन्च हो रहा था, एक सैटेलाइट लॉन्च हो रहा था, विच वॉज इसरोज 101st सैटेलाइट लॉन्च. और ये अभी क्या हुआ है? ये फेल हो गया है. सो ये जो सैटेलाइट है, ये जो लॉन्च है, ये क्या है, इसके बारे में जल्दी से देखते हैं. रॉकेट का नाम है PSLV, ओके, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज द मेजर, यू कैन से द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है PSLV. PSLV का फुल फॉर्म है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये कैरी कर रहा था एक सैटेलाइट, ओके. तो मान लो ये व्हीकल है और व्हीकल के अंदर जो सैटेलाइट है, इसका नाम क्या है? EOS-09. EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, समथिंग दैट इज यूज्ड एज अ सैटेलाइट दैट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द अर्थ, weather, temperature, with various parts of earth की जो you can say features हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए जो सैटेलाइट देते हैं, इसको हम रिमोट सेंसिंग या अर्थ ऑब्जर्वेशन कहते हैं. सो दिस वाज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. एंड ये कहाँ पे प्लान हुआ था ऑर्बिट करना? इट वाज द सन सिंक्रोनस और पोलर ऑर्बिट. तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इट इज पोल टू पोल, इसलिए पोलर ऑर्बिट. मतलब मान लो दिस इज माय अर्थ, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वाज प्लान्ड, बट ये फेल हुआ. अफसोस की बात है. व्हाई डिड इट फेल? बिकॉज यहाँ पे जो थर्ड स्टेज है, जो सॉलिड मोटर है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से दिस हैज फेल. हमको पता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 स्टेजेस का होता है, और ये
चार स्टेजेस कैसे हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। जो ये थर्ड स्टेज है यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भेजने के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स भेजने के लिए, और इसको कहा जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। दिस इज कॉल्ड एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। आप मुझे बताएंगे GSLV जो है कितने स्टेजेस का होता है, और यहाँ पे आपको मुझे मेंशन भी करना है कि GSLV की बात करें तो इसको हम अलग अलग नाम क्या है, जैसे हमने वर्क हॉर्स ऑफ इसरो देखा PSLV, तो GSLV के दूसरे नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर। यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट भी दिया गया है विद रिगार्ड टू ये PSLV कहाँ पे यूज हुआ है, चंद्रयान 1, आदित्य 1, मंगलयान जो है मिशन फॉर मार्स, ठीक है। मंगलयान इज मार्स का मिशन, ये पहला लॉन्च हुआ था 1993 में। अभी तक 63 लॉन्चेस हुए हैं, 3 अभी तक फेलियर हैं, बट मेजरली उसका सक्सेस रेट जो है अप्रोक्सीमेटली 95% है। वैसे ही GSLV की बात करें, ये हेवियर सैटेलाइट्स को यूज करता है मेनली इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इसीलिए नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 3 स्टेज का होता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं मेजरली जो हम यूज करते हैं ये Mark 3 है, GSLV Mark 3, जिसका दूसरा नाम है LVM3। ओके, GSLV Mark 3, LVM3 सेम है, एंड मोस्टली हम देखते हैं ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 में हमने इसका इस्तेमाल किया था, एंड आगे के जाके मिशंस में भी हम LVM3 यानी गगनयान में भी हम देखेंगे कि यही वाला जो रॉकेट लॉन्च है यही यूज करेंगे। लेट्स प्रोसीड टू अनदर इसरो रिलेटेड न्यूज, एंड दिस इज विद रिगार्ड टू Axiom 4 मिशन। Axiom 4 मिशन, तो ये किसका है? दिस इज मेनली बाय अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है, और ये कहां पे जाएगी प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉन्च डेट है 2025 जून 8, यानी बहुत करीब आ रहा है लॉन्च डेट। ये लॉन्च किया जाएगा नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा में है, और हमारे एक इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इसीलिए हमारे लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कौन है जो इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएंगे? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। तो ये कहां पे जाएंगे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि अर्थ से, ओके, वी हैव एन ऑर्बिट कॉल्ड एज द लो अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे जो हमारा ISS है, ISS इज बेसिकली लाइक अ लेबोरेटरी अप इन द स्पेस, जहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हैं। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि हम प्रमोट करें स्पेस टूरिज्म, कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, तो हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्राइवेट फ्लाइट्स चाहते हैं, स्पेशली इन द लो अर्थ ऑर्बिट, एंड ऑफ कोर्स ये हेल्प करेगा मल्टीनेशनल क्रू यानी ग्लोबल कोऑपरेशन करने के लिए अलग अलग कंट्रीज से। सो अदर देन इंडिया वी हैव कंट्रीज फ्रॉम पोलैंड एंड हंगेरी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इंडिया के अलावा पोलैंड एंड हंगरी ये वाले कंट्रीज भी हैं, एंड ऑफ कोर्स हम एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे कंडक्ट करेंगे इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंडिया अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय द ईयर 2035। ये हमारा टारगेट है कि हम खुद बनाएं, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे हमारा कोलैबोरेशन नहीं है। यहाँ पे कंट्रीज जैसे कि US, रशिया, कनाडा, वी हैव यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान की स्पेस एजेंसी, या इन 5 कंट्रीज का कोलैबोरेशन है। तो इंडिया यहाँ पे उनका कुछ स्टेक नहीं है, तो हमने बोला हम खुद का बना रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल है कि हम ऐसे आउटरीच एक्टिविटीज कर रहे हैं बिफोर वी डू द Axiom 4 मिशन। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट दिया था बाय अ 3 जज बेंच, ओके, जो हेड किए गए थे हमारे CGI के द्वारा, विच इज BR गवाई। तो इन्होंने कहा है कि आपको 3 इयर्स का लीगल प्रैक्टिस जो है ये कंपल्सरी करना होगा अगर आप अपीयर करना चाहते हैं टू द जुडिशियल सर्विस एग्जाम। तो अगर आप सबऑर्डिनेट जुडिशियल एग्जाम देना चाहते हैं, पहले आपको 3 साल का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। व्हाई डू दे आस्क फॉर इट? बिकॉज ये कहते हैं कि आपके पास फिर एम्पैथी होगी, आपको पता चलेगा कोर्ट के प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, तो बिकॉज आप मैच्योरिटी होगी अगर आपको कुछ लीगल एक्सपीरियंस होगा। सो दैट इज व्हाई दे हैव मेड इट मैंडेटरी नाउ अकॉर्डिंग टू द जजमेंट।
और ये पहली बार ऐसा नहीं किया है। पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वी हैव सीन 1958 में भी बोला था कि 3 से 5 साल का सर्विस करना ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं 2002 में शेट्टी कमीशन भी थी जिन्होंने ये रूल को स्क्रैप कर दिया था। ओके, एंड हाउएवर 2025 में वापस से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, वापस से 3 साल का जो सर्विस है ये इंपॉर्टेंट है। इसके चैलेंजेस भी हैं, वैसे चैलेंजेस यही है कि लोग यहाँ पे 5 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 3 साल, मतलब जब तुम कमाते हो यू हैव टू वेट फॉर अ गुड 8 years टू स्टार्ट अर्निंग। जो आपको स्टाइपेंड भी मिलती है जब आप काम कर रहे हो, यू गेट barely maybe 15,000 which is far less than any other unskilled work। ठीक है, कंपेयर करोगे तो पैसे भी बहुत कम मिलते हैं जब आप ऐसे काम करते हो। सो दैट इज अ बिग चैलेंज। तो जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये दिक्कत होगी एज कंपेयर टू द वंस दैट आर रिच एंड दैट कैन अफोर्ड टू वेट फॉर 3 years। तो ये पूरा मसला है, हमने देखा है इन दिस आर्टिकल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगला जो आर्टिकल है, इट इज सेइंग कि चाइना और पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाला है दूसरी कंट्री इन द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कौन सी कंट्री ज्वाइन कर रही है? अफगानिस्तान ज्वाइन करने वाली है। तो लेट्स अंडरस्टैंड सीपेक क्या है। सीपेक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 3000 किलोमीटर का एक लॉन्ग रूट होगा। कहां से कहां तक? तो आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, काशगर एंड यू कैन सी दैट इज इन चाइना ऑल द वे टू ग्वादर विच इज इन पाकिस्तान। तो ये कनेक्ट कर रहा है कितने किलोमीटर का? 3000 किलोमीटर का। और कौन सा रीजन है चाइना के रीजन? इट्स जिनजियांग। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिनजियांग युगर ऑटोनॉमस रीजन ऑल द वे टू बलूचिस्तान पाकिस्तान वेयर इज ग्वादर पोर्ट। तो ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये बायलैटरल प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, और यहाँ हम हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना यहाँ पे डेवलप कर रही है। इसे चाइना को क्या मिलेगा? चाइना को यहाँ पे अपना डोमिनेंस बनाना इजी होगा, राइट? इट कैन क्रिएट बेनिफिट्स फॉर दैट कंट्री। इट वांट्स टू क्रिएट डोमिनेंस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को ये हेल्प करेगा, उनके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। इसे चाइना इनको लोन दे रहा है, कनेक्टिविटी कर रहा है, एंड ये चाइना यहाँ पे बिल्डिंग्स बना रही है। सो दैट इज द होल एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू चाइना पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो है एक मेजर इनिशिएटिव का पार्ट। यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ मेजर अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। इसके अंदर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये आया था 2013 में। तो इनका काम, इसका जो प्रोजेक्ट है ये चाइना का प्रोजेक्ट है, जो चाइना चाहता है कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है बनाए अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि वो लिंक करे टू साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप। तो एक पूरा एक नेटवर्क वो बना सकता है, जैसे कि रोडवेज विद रिगार्ड टू वाटरवेज, विद रिगार्ड टू रेलवेज। तो ये अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है इन वेरियस पार्ट्स। तो ये पूरा आर्टिकल देखा, और यहाँ पे रिसेंटली ऐड हुआ है सीपेक में अफगानिस्तान। क्लियर? अफगानिस्तान। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द एशियाटिक लायन का सर्वे। तो एशियाटिक लायन सर्वे में हमको पता चला है कि टोटल लायंस अभी कितने हैं? 891, और यहाँ से 32% इंक्रीज हुआ है 2020 से लेके 2025। अगर हम देखें, कंपेयर करें 2020 से 32% लायंस बढ़े हैं। तो ये हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलता है। इनके अलावा हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लायन के बारे में, जो है 2020 में लॉन्च हुआ। हमारा अभी टारगेट है कि हमको लायंस बढ़ाना है अप टू 2000, मतलब अभी 891 है, 2000 इसको बढ़ाना है। ये हमारा एक टारगेट है। तो यहाँ देखता है कि प्रोजेक्ट लायन में हम देखते हैं कि 10 साल के लिए ये है, यानी कि 2030 हमारा टारगेट है कि लायंस का जो गिनती है ये बढ़े। और ये इंप्लीमेंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड अदर स्टेक होल्डर्स लाइक सेंट्रल जू अथॉरिटी। व्हाई गुजरात? बिकॉज सबसे ज्यादा लायंस गुजरात में पाया जाता है। और गुजरात में कहाँ? गुजरात में एक जगह है, वी कॉल इट द गिर लैंडस्केप। Gir landscape, okay? So Gir landscape consists of a number of districts of Gujarat. It consists of the Gir wildlife sanctuary, बहुत सारे wildlife sanctuary. So it's a very large dry deciduous forest, जहाँ पे lions बड़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. In fact, in the whole of India, you only find lions there.
ऑलराइट, सो यहाँ पे एशियाटिक लायंस की बात करें which is called as the Indian lion and they are found in the Gir National Park Wildlife Sanctuary or the Gir landscape which is in the Saurashtra region. Second important area जहाँ पे वो पाते you can find them is in the Barda Wildlife Sanctuary. तो ये दो wildlife sanctuaries याद रखना है, एक है गिर, दूसरा है बरदा. इसका जो IUCN स्टेटस है वल्नरेबल, इनफैक्ट ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, फिर एंडेंजर्ड हुआ, अभी इसका स्टेटस है वल्नरेबल. तो ये आपको याद रखना है. इनफैक्ट देयर इज वन मोर इंटरनेशनल अग्रीमेंट कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जहां पे 7 सच बिग कैट्स को इंश्योर किया जाता है कि उनकी कंजर्वेशन करें, उनके प्रेजर्वेशन करें, ताकि उनका नंबर्स गिरना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर लाइक द टॉप कंज्यूमर्स, राइट. सो ये 7 में लायन इसका एक पार्ट है. कैन यू नेम द अदर 6 such animals in the International Big Cat Alliance? Let me see at that in the comment section. All right, let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है ब्रह्मोस के बारे में है. तो ब्रह्मोस ये जो हमने यूज भी किया था जब हम पाकिस्तान को कन्फ्रंट कर रहे थे, उनके एयर बेसिस को स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन अभी ब्रह्मोस का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है ब्रह्मोस NG या ब्रह्मोस न्यू जेनरेशन. ब्रह्मोस न्यू जेनरेशन. तो ब्रह्मोस के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं. ब्रह्मोस कौन से दो कंट्रीज का डेवलपमेंट है? ये को जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया और रशिया. ये नाम भी इन दो कंट्रीज के इंपॉर्टेंट रिवर्स के से बने हैं. इंडिया में है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, और रशिया में है यू गॉट द मॉस्कवा, ठीक है. तो मॉस्कवा एंड ब्रह्मोस से नाम हमने लिया है ब्रह्मोस. एंड यहाँ पे इंडिया का थोड़ा ज्यादा स्टेक है विच इज 50.5% और इसका है 49.5%. तो 0.5 से हमारे पास ज्यादा स्टेक है रशिया के मुकाबले. ये फाइटर जेट्स में लगाया जाता है, जैसे सुकोई जो है ये रशिया का है. तो यहाँ पे ब्रह्मोस इसमें इंटीग्रेट है. यू कैन फायर ब्रह्मोस ऑन द लैंड, ऑन द एयर, फ्रॉम द सी, कहीं से भी तुम इसको फायर कर सकते हैं. एंड दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल एंड फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार तुमने चला दिया इट विल रीच द टारगेट. फर्दर हम देखते हैं ही हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड बाय द इंडियन एयर फोर्सेस पाकिस्तान के एयर बेसिस को स्ट्राइक करने. यहाँ पे इसका जो रेंज है, इसका रेंज है मैक नंबर. जो उसका स्पीड है, अगर हम बात करें, स्पीड हमेशा मैक नंबर से गिना जाता है फॉर मिसाइल्स. तो इसका कितना है 2.8. और इसका जो रेंज पहले था 290, अभी ये बढ़ के हुआ है 450. अभी बढ़ के हुआ है 450 किलोमीटर. नाउ व्हाई वाज इट 290 बिफोर? बिकॉज हम एक अग्रीमेंट का पार्ट नहीं थे जिसका नाम है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. लेकिन 2016 में हमने इस अग्रीमेंट को साइन किया, जिसके बाद हमने इसको 450 तक बढ़ा दिया. और अभी हमारा मकसद है कि हम 800 किलोमीटर उतना रेंज हो, यानी उतना जो डिस्टेंस वो कवर करे वो कितना है 800 किलोमीटर. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा ब्रह्मोस के बारे में. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला है एक और वेसल के बारे में जिसका नाम है INSV. INSV मतलब इंडियन नेवल सेलिंग वेसल. तो आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है. तो ये जो है ये इंस्पिरेशन लिया था एक डिपिक्शन में जो अजंता केव पेंटिंग्स के द्वारा दिया गया है. तो अजंता केव एक यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में जो महाराष्ट्र में है. तो यहाँ पे अजंता केव में एक सुंदर सा पेंटिंग था. उसी पेंटिंग से हमने इंस्पिरेशन लेके एक वेसल बनाया है जिसका नाम है INSV कौदिन्या. कौदिन्या जो है एक मरीनर थे, यानी एक सेलर थे जिन्होंने इंडिया से लेके ओमान तक ट्रैवल किया. तो इसमें हमारे पास पुराने कोई इंफॉर्मेशन है तो हमने उनके नाम पे ही INS कौदिन्या नाम रखा. तो ये कहाँ पे इंडक्ट हुआ? इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया एट द कारवार नेवल बेस. और ये किन तीन का एक कोलैबोरेशन है? एक है कल्चरल मिनिस्ट्री, बिकॉज हम कल्चर से हमने शिप बनाया है, डिपिक्शन से बनाया है, सो कल्चरल मिनिस्ट्री आई है. फिर इंडियन नेवी एंड फाइनली द होडी इन्वेंशन जिसने यहाँ पे बनाया है. तो होडी इन्वेंशन सो आपको याद रखना है. फर्दर ट्रेडिशनल मटेरियल से इसका बिल्डिंग किया है, जैसे वुडन प्लैंक्स, स्टिचिंग मेथड्स जो है ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए, कोकोनट फाइबर, रेजिन, इसका मदद लिया है. फर्दर आर्टिसंस केरला से थे एंड इसके जो मेजर थे उनका नाम है मास्टर बाबू शंकरन. नाम कौदिन्या क्यों रखा ये हमने देखा, बिकॉज ही वॉज एन लेजेंडरी गाय जिन्होंने
ट्रैवल किया गुजरात से लेके ओमान तक। फर्दर IIT मद्रास ने भी यहाँ पे मदद की है टू डू द टेस्ट मॉडलिंग कि कैसे ये चलेगा एंड एवरीथिंग। तो ये पूरा आर्टिकल INS कौंडिन्य के बारे में। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। अगला है एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। तो किसको मिला है? बनू मुश्ताक, एंड जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में इसका नाम है दीपा बश्ती। तो यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है। सो बनू मुश्ताक हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड इन्होंने कौन से भाषा में लिखा था बुक? भाषा में लिखा है कन्नड़ा, और ये जो कन्नड़ा है ये ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में बाय दीपा बश्ती। सो ये जो बुक है नाम क्या है इसका? हार्ट लैम्प। ओके, किसको दिया जाता है बुकर प्राइज ये भी देखते हैं। ये कोई भी सिंगल बुक दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश पब्लिश्ड इन UK और आयरलैंड इनको दिया जाता है। फर्दर ग्लोबल फिक्शन को प्रमोट करने के लिए, ट्रांसलेशन को प्रमोट करने के लिए 50,000 पाउंड्स मिलते हैं, जिसको आधा आधा बांट दिया जाता है बाय द ट्रांसलेटर एंड द ऑथर। यहाँ पे हम देखते हैं ऑथर एंड ट्रांसलेटर्स दे रिसीव कैसे शॉर्टलिस्ट अगर हुए तो भी आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। नॉमिनेशंस बेसिकली इनको भी मिलते हैं। इंडिया में कौन से ऐसे ऑथर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? वी हैव VS Naipaul who has written In a Free State, Salman Rushdie Midnight's Children, Arundhati Roy God of Small Things, Kiran Desai Inheritance of Loss, Arvind Adiga The White Tiger, Gitanjali Shri The Tomb of Sand। तो ये आपको नाम्स बाय हार्ट होने चाहिए। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है इंडिया के यहाँ पे फोर्स है कि FATF को कि तुम प्लीज पाकिस्तान को लगा दो ग्रे लिस्ट में, तुम्हारी ग्रे लिस्ट में तुम वापस से उसको लगा दो। फर्दर यहाँ पे हमने देखा है कि वो अप्राइज यानी कि वो इंफॉर्मेशन देना चाहता है FATF को कि देखो ये सब एविडेंस है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो हमने उड़ा दिया है, दैट मीन्स पाकिस्तान यहाँ पे घर दे रहा है टेररिस्ट को, ये हम FATF को बता रहे हैं। सो दैट इज द होल एस्पेक्ट। इसमें आपको पता होना चाहिए FATF के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये काम क्या करता है? ये काम करता है कॉम्बैट करना मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल एज टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो टेरर फंडिंग होती है इनको कम करने के लिए, ताकि देयर शुड बी पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड। ये दो लिस्ट मेंटेन करता है, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। इनफैक्ट पाकिस्तान फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम वाज इन द ग्रे लिस्ट। 2018 से 2022 तक वी हैड पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट, बट इसको हटा दिया है ग्रे लिस्ट से, और इंडिया चाहता है कि वापस इसको ग्रे लिस्ट में हम डाल दें। फर्दर FATF का हेडक्वार्टर्स कौन सा है? हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस, ठीक है। अराउंड 39 मेंबर कंट्रीज है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला जो आर्टिकल है ये हम देखते हैं विद रिगार्ड टू WHO। तो WHO ने एक नया अग्रीमेंट अडॉप्ट किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पैंडेमिक अग्रीमेंट। ओके, तो ये अडॉप्ट किया है रिसेंटली बाय द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और कहाँ पे अडॉप्ट किया है? इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है WHO का? इट इज इन जिनेवा। तो ये जो WHO है ये बना 7 अप्रैल को, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन इन द ईयर 1948 में बना था। और ये हेल्थ रिलेटेड जो भी अगर पैंडेमिक आते हैं तो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कोई डिजीज इरेडिकेट हो चुकी है, कोई बहुत खतरे वाली डिजीज है, तो ये पूरा रिस्ट्रिक्शंस डालता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमको देता है, कॉल्ड एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हेल्थ के मामले में दिस इज अ वेरी टॉप इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस, जो रिसेंटली USA बाहर भी निकल के आया है इस ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ कमिंग टू दिस, ये 3 साल तक इसका नेगोशिएशन चला इस अग्रीमेंट का, और फाइनली हमने ये बनाया है बाय 124 वोट्स इसको पास होके। व्हाई डिड वी रिक्वायर सच एग्रीमेंट? बिकॉज कोविड-19 पैंडेमिक के बाद वी वांटेड टू एंश्योर कि अगर आगे से जाके कोई और पैंडेमिक आ जाता है, कोई और ऐसे ग्लोबल डिजीजेस होती है, तो उसको टारगेट कैसे करे विदाउट इंश्योरिंग कि लॉसेस ना हो, विदाउट इंश्योरिंग losses of lives ना हो। तो that is why a separate agreement that is being adopted।
तो दिस विल हेल्प ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर दूसरे कंट्रीज को मदद कर सके कि कैसे इसको प्रिपेयर्ड रहना है, इसको प्रिवेंट करना है, कैसे बेटर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कर सके, कैसे इंश्योर करे कि वैक्सीन और मेडिसिन हो। तो ये पूरा अग्रीमेंट इसको एड्रेस करता है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। याद रखना इनके डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के, दैट इज टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके जो चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनका नाम है असीम मुनीर, इनको बना दिया है एज फील्ड मार्शल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड मार्शल? इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है और अभी तक 2 लोगों को मिला है, दैट इज सैम मानेकशॉ एंड KM करियप्पा। ओके, ये 2 नाम याद रखना है। इंडिया में किन 2 को मिला है? पाकिस्तान में भी 2 लोगों को मिला है। एक है अयूब खान जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अयूब खान, एंड सेकेंड वन इज नाउ असीम मुनीर। तो ये जो फील्ड मार्शल है, ये क्या होता है? दिस इज एन ऑफिस दैट इज सपोज्ड टू बी ऑन द एक्टिव लिस्ट इवन आफ्टर रिटायरमेंट। इनके गाड़ी में 5 स्टार्स डिस्प्ले किया जाता है। He can wear the uniform even after retirement to any such events. Okay, तो events में उनको जो सलामी है ये हाथ से नहीं लेकिन बैटन से दी जाती है। तो एक बहुत ही prestigious position है in the field of army, navy and air force। यहाँ पे हम देखते हैं पहले जो अयूब खान थे, जो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट थे, ये जब प्रेसिडेंट बने उन्होंने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम किया कि हाँ मैं फील्ड मार्शल हूँ। व्हेयरएज इफ यू टॉक अबाउट असीम मुनीर, इनको उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके सिविलियन गवर्नमेंट ने ये दिया है, ओके, विद रिगार्ड ये रिकग्निशन दी है। सो हु इज द प्राइम मिनिस्टर नाउ? शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इनको बनाया है एज अ फील्ड मार्शल, इनको ये एक रिकग्निशन दिया है, एक प्रमोशन किया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा विद रिगार्ड टू फील्ड मार्शल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे है विद रिगार्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट दैट इज साइंड बाय whom? That is signed by British or the UK with regard to Mauritius। UK और मॉरिशस ने अग्रीमेंट साइन किया है और ये अग्रीमेंट किससे रिलेटेड है? ये अग्रीमेंट है शागोस आइलैंड से रिलेटेड। शागोस आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, शागोस आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है, पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे लेकिन 1965 के बाद वो चले गए, लेकिन ये फिर भी डोमिनेट करते थे शागोस आइलैंड पे, ठीक है। अभी फाइनली 2025 में ये ब्रिटिश ने दे दिया है ये इसका ओनरशिप टू हुम? टू मॉरिशस। तो मॉरिशस यहाँ पे कंट्रोल करेगी किसको? शागोस को। बट यहाँ पे एक आइलैंड, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन शागोस, जिसका नाम है डिएगो गार्सिया, ये लार्जेस्ट आइलैंड है, इसका ओनरशिप अभी भी यूके गवर्नमेंट ने रखा है। सो यूके रिटेन्स अ लीज और एक बदले में ये मॉरिशस गवर्नमेंट को हर साल क्या देगी? पैसे देगी। कितना? 101 यूरोस, ठीक है, इतना ज्यादा पैसा वो देगी टू मॉरिशस। डिएगो गार्सिया क्या है, क्यों वो रख रही है? बिकॉज दिस इज अ यूएस बेस, इट्स अ मिलिट्री बेस जो यूज किया गया था बोथ बाय ब्रिटिश एंड द यूएस फॉर काउंटर टेररिज्म एंड फॉर इंटेलिजेंस एफर्ट्स। ये अग्रीमेंट कौन से 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने साइन किया है? यूके के तरफ से कियर स्टारमर, बिकॉज ही इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एंड हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस? दैट इज नवीन रामगुलम। ओके, नवीन रामगुलम। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं विद रिगार्ड टू शागोस एंड मॉरिशस कहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे मॉरिशस है एंड दिस इज द शागोस आइलैंड। फर्दर याद रखना 1814 से ब्रिटिश कंट्रोल कर रही थी, बट 1865 में इट वेंट अवे। स्टिल हम देखते हैं अभी भी ब्रिटिश का ही डोमिनेशन था। यहाँ पे शागोसियंस थे जिनको निकाला गया था ताकि यूएस बेस बने। फर्दर बेस में ये यूज कर रहे थे स्पेशली ड्यूरिंग द वेरियस वॉर्स। 2019 में आईसीजे ने बोला नहीं नहीं अभी तुम नहीं रख सकते। फाइनली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला है कि नहीं, यूके को रिटर्न करना पड़ेगा शागोस आइलैंड टू मॉरिशस। तो ये पूरा हमने आर्टिकल देखा विद रिगार्ड टू दिस। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री 103 रेलवे स्टेशंस को इनॉग्रेट कर रहे हैं एज अमृत भारत रेलवे स्टेशंस।
व्हाट इज अमृत भारत रेलवे स्टेशन? लेट अस अंडरस्टैंड। अमृत भारत स्टेशन स्कीम एक स्कीम है जो लॉन्च किया गया था 2023 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ताकि हम मॉडर्नाइज करें रेलवेज को। ओके, कितने सच रेलवेज को मॉडर्नाइज करेंगे? 1300, ठीक है, 1300 रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करेंगे ताकि एक अच्छा एक पैसेंजर एक्सपीरियंस दे। यहाँ पे हम उस यूनिक नीड्स ऑफ ईच स्टेशन को लेंगे। वी आर गोइंग टू प्रमोट द होलिस्टिक अप्रोच टू रेलवे स्टेशंस। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे रेलवे स्टेशंस इनटू मॉडर्न न्यू एमेनिटीज डालेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे, रिप्लेस करेंगे पुराने स्ट्रक्चर्स को। एज वेल एज यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि उधर का जो रेलवे स्टेशन का जो लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट है उस स्टेशन में प्रमोट करेंगे। इससे हमको उसके वी विल नो अबाउट अ रिच कल्चर एंड हेरिटेज, हमारी डाइवर्सिटी प्रमोट होगी, एज वेल एज इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये प्रधानमंत्री ने 103 रेलवे स्टेशंस को यहाँ पे इनॉग्रेट किया थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन बीकानेर, राजस्थान। एंड यहाँ पे हमारा टारगेट यही है कि 34,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइंस एस्टैब्लिश हो। तो कौन से यहाँ पे रीजनल आर्ट्स है हमने डिस्कस किया था, वापस से एक बार देखते हैं। मंडलगढ़ विच इज इन राजस्थान, राजपूत ट्रेडिशन। तवे इन बिहार विच इज गोइंग टू प्रमोट माथवाली or Madhuman art. Orcha in Madhya Pradesh is going to have the culture of Lord Ram's presence. श्रीरंगम तमिलनाडु में है, इंस्पायर्ड बाय रंगनाथम स्वामी टेम्पल। डाकोर गुजरात विच इज अ ट्रिब्यूट टू रणछोड़ राय। तिरुवन्नमलाई विच इज इन तमिलनाडु, द्रविडियन आर्किटेक्चर यहाँ पे प्रमोट करेंगे। बेगमपेट विच इज इन तेलंगाना, जहाँ पे ककाटिया डायनेस्टी का लेगेसी हम यहाँ पे पोर्ट्रे करेंगे। फाइनली लेट्स ऑल्सो डू विद रिगार्ड टू रिसेंट जो इंपॉर्टेंट हमारे लोग रहे हैं, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो लेकिन इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किया इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट वन? जयंत नर्लिकर। ही इज एन इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, राइट। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चैलेंज किया था द बिग बैंग थ्योरी को। दैट इज व्हाई ही इज सपोज्ड टू बी कंसिस्टेड एज वन सच पर्सन हु हैड वेरियस रिसर्च, उन्होंने स्टडी किया है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है टू दिस स्पेस। तो इनका हमको जानना बहुत जरूरी है, एज वेल एज उन्होंने कौन से बुक्स लिखे हैं, उनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं। ऑल दिस इज एसेंशियल फॉर आवर एग्जाम। तो जल्दी से देखते हैं। सो इट इज सेड ही वाज वेरी वेल लर्नेड इन इंग्लिश एंड मराठी। इनफैक्ट उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स के साथ टेबल टेनिस भी खेला है व्हेन ही वाज इन कैम्ब्रिज। फर्दर धूमकेतु द कॉमेट, उनके लाइफ पे आधारित ये एक मूवी भी बनी है। फर्दर उन्होंने खुद का एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है विच इज कॉल्ड एज चार नगरांतले मजे विश्वा, जिसको हम अगर ट्रांसलेट करेंगे मराठी से इट मीन्स द टेल ऑफ फोर सिटीज। ओके, नेक्स्ट इज उनको अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी प्राइज। बहुत उनका राइटिंग वॉज वेरी क्लियर, वेरी क्रिस्प, वेरी फिलोसॉफिकल, सो इट्स वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से अवार्ड्स मिले हैं? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यूनेस्को कलिंगा प्राइज एंड प्री जूल जेनेसन। सो ये 4 अवार्ड्स इनको मिले हैं। सो दैट इज अगेन कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट आर गिवन बाय जयंत नर्लिकर। नेक्स्ट वन इज M.R. श्रीनिवासन। रिसेंटली इनकी भी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 95 इन चेन्नई, उदगमंडलम। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया। ही इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन न्यूक्लियर प्रोग्राम। Okay, he is a key architect in the nuclear program. He's worked alongside Dr. Homi Jahangir Baba, especially even for the first nuclear reactor, जिसका नाम है अप्सरा, okay, जो 1956 में ऑपरेशनलाइज हुआ। इसके अलावा ये चेयरमैन रहे हैं न्यूक्लियर पावर बोर्ड के, फाउंडर चेयरमैन रहे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन दैट इज NPCIL, डायरेक्टर रहे हैं ऑफ द पावर प्रोजेक्ट्स। ही हैज बीन द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो बहुत इन्होंने प्रेस्टिजियस पोजीशंस लिए हैं एंड बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस किया इन द न्यूक्लियर फील्ड। फर्दर ही इज आल्सो गॉट एन अवार्ड कॉल्ड एज पद्म विभूषण इन द ईयर 2015। नेक्स्ट वील आल्सो सी सम अपॉइंटमेंट्स की बात करें, वी सी IB के चीफ को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। एंड हु इज दिस? इट इज तपन कुमार देखा। सो इज ऑलरेडी 62 ईयर्स पर 1 साल एक्सटेंशन किया है, बिकॉज इनके ही मार्गदर्शन से हम देखते हैं वी वर एबल टू टारगेट द POK में जो भी बेसिस थे, टेररिस्ट कैंप्स थे, इनको हम प्रिसाइसली टारगेट कर पाए बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स एंड द लीडरशिप शोन बाय मिस्टर तपन कुमार देखा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा। फर्दर लास्ट आर्टिकल वील होपफुली सी दैट मणिपुर का जो स्टेट
फ्लावर है जिसका नाम क्या है, शिरुई लिली। यू कैन सी द पिक्चर। तो यहाँ पे आफ्टर इवन डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट जो हम देखते हैं पिछले 2 साल में प्रेसिडेंट रूल लगा है, फिर भी एक फेस्टिवल यहाँ पे स्टेट ने सेलिब्रेट किया है, स्टेट फेस्टिवल शिरुई लिली। तो ये इसका स्टेट फ्लावर है। एंड अगर स्टेट एनिमल पूछा जाता है मणिपुर का तो याद रखना इट इज संगाई, विच इज अ एंटलियर डियर, कि ये डियर है, तो ये इसका स्टेट एनिमल है। सो यहाँ पे उसकी जो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है स्टेट गवर्नमेंट की, इन्होंने ये कंडक्ट किया है विद रिगार्ड टू मणिपुर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है विद रिगार्ड टू इस वीक। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।